हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। पिछले हफ्ते की विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित जो भी न्यूज़ है, जो भी घटनाएं हैं, उन सब को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस हफ्ते की टॉप न्यूज़ से। और इस हफ्ते की जो टॉप न्यूज़ है वो ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड है, यानी तपेदिक रोग जिसे हम लोग टीबी के नाम से जानते हैं, उससे रिलेटेड है। असल में इस हफ्ते एक ऐसे दवाओं के कॉम्बिनेशन की चर्चा हो रही है जिस दवाओं के कॉम्बिनेशन को देखकर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस या एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस को क्योर किया जा सकता है, कम समय में क्योर किया जा सकता है। तो उसी को लेकर काफी चर्चा इस हफ्ते रही है। असल में सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस क्या होती है, एमडीआर टीबी क्या होती है, एक्सडीआर टीबी क्या होती है, उसको पहले समझ लेते हैं। फिर इस दवा या इस इलाज पर हम लोग इस पर जो है वो बात करेंगे, तभी आपको ये बात समझ में आएगी कि आखिर ये इस हफ्ते चर्चा में क्यों रही है। तो अगर हम लोग बात करें मेरे बच्चों, तो देखिए, सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस की बात की जाती है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टीबी कहते हैं। ट्यूबरक्लोसिस इसे कहा जाता है। ट्यूबरक्लोसिस एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया से होती है जिसे हम लोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ट्यूबरक्लोसिस एक जीवाणु से होती है। ठीक है, एक जीवाणु जनित रोग है, यानी जीवाणु से होने वाला रोग है, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के जीवाणु से होती है। यह हमारे शरीर के किसी भी भाग को प्रभावित कर सकती है। यह हमारे हड्डियों को प्रभावित कर सकती है, हमारे ब्रेन को यानी हमारे मस्तिष्क को प्रभावित कर सकती है, हमारे आंतों को प्रभावित कर सकती है। यानी ये बीमारी जो है या इसके जीवाणु जो है हमारे किसी भी अंग को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये हवा से फैलने वाला रोग है तो ये ज्यादातर हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो जो फेफड़ों को, तो मतलब ज्यादातर जो ट्यूबरक्लोसिस होती है, ज्यादातर जो ये टीबी रोग होता है वो फेफड़ों से रिलेटेड होता है। और इस तरीके से जो फेफड़ों को होने वाली जो ट्यूबरक्लोसिस होती है उसे हम लोग पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पल्मोनरी टीबी के नाम से या पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जानते हैं। फेफड़ों को होने वाली जो ट्यूबरक्लोसिस होती है वो किसको क्या कहलाती है? पल्मोनरी टीबी कहलाती है। अब अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है तो ट्यूबरक्लोसिस होने के बाद, यानी तपेदिक, यानी ये जो क्षय रोग है, इसे क्षय रोग के नाम भी दिया जाता है। तो जब किसी को हो जाता है तो उसको कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे उसको हल्का बुखार आता है, उसको खांसी आती है, खांसी से बलगम आता है, थूक से जो बलगम आता है उसमें से खून आना शुरू हो जाता है, शरीर जो है कमजोर होने लगता है, और बहुत सारे इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं। जब इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं तो अगर डॉक्टर्स इसका टेस्ट करते हैं, ठीक है, बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं ट्यूबरक्लोसिस के लिए, जिसमें जो है वो कई तरीके के टेस्ट होते हैं। तो इनमें फेफड़ों का एक्सरे होता है, कुछ पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। वो सब जब किए जाते हैं तो इसके बाद पता चलता है कि अगर उस मरीज को ट्यूबरक्लोसिस है, यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ने उसको प्रभावित किया है, उसके फेफड़ों को प्रभावित किया है, तो जब टीबी कंफर्म हो जाती है कि एक इंसान को ट्यूबरक्लोसिस हो गई है तो उसका इलाज किया जाता है। इलाज इसका जो होता है, उस इलाज को डॉट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? डॉट्स के नाम से जाना जाता है। डॉट्स का फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स। तो याद रखिएगा, ट्यूबरक्लोसिस का जो इलाज होता है वो डॉट्स होता है, उसे क्या कहा जाता है? डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स। असल में ये इलाज का नाम है, लेकिन इसमें दिया क्या जाता है? इसमें जो है वो एंटीबायोटिक दी जाती हैं। कौन सी एंटीबायोटिक दवा दी जाती है? बायोटिक नाम की दवा दी जाती है। कई तरीके की एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, यानी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं, उनको मिलाकर कई एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन बनाकर इस डॉट्स नाम के इलाज में दिया जाता है। डॉट्स नाम का इलाज क्यों डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स कहा जाता है? क्योंकि इसमें मरीज को अपनी देखरेख में या डॉक्टरों की देखरेख में ही दवाएं दी जाती हैं। ऐसा ना होने पाए कि डॉक्टरों की देखरेख के बिना जो मरीज है वो सही से दवा ना ले, या उसको अवॉइड कर दे, या उसमें जो है वो कमी कर दे, जिसकी वजह से उसका इलाज सही ढंग से ना हो
हो पाए और वो अपनी भी जान उसकी जाएगी। अगर मान लीजिए कि अगर ट्यूबरक्लोसिस सही से क्योर नहीं हो तो उसकी में जान उसकी भी जाएगी और वो दूसरों को भी ट्यूबरक्लोसिस फैला सकता है। तो वो दूसरों को ट्यूबरक्लोसिस ना फैलाए, उसकी भी जान बची रहे, इसलिए इन जो एंटीबायोटिक्स के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं या कई एंटीबायोटिक्स मिलाकर जो पेशेंट को दी जाती है वो डॉक्टरों की देखरेख में दी जाती है और इसी वजह से इसे बोला जाता है डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स, यानी कि सीधे डॉक्टरों की देखरेख में दी जाने वाली थेरेपी है। तो यह माना जाता है कि अगर आप इस डॉट्स को 6 महीने कर लेते हैं, सही से आप इसका इलाज कर लेते हैं, यानी कि ये पूरा एंटीबायोटिक का कोर्स कर लेते हैं, तो 6 महीने के बाद जो है वो लगभग ट्यूबरक्लोसिस क्योर हो जाती है, उसका इलाज हो जाता है। लेकिन अगर इसमें कोई बदमाशी हो जाती है, बदमाशी का मतलब कि किसी पेशेंट ने सही से दवाएं नहीं ली या सही से जो है वो उसने जो है अपना देखभाल नहीं किया, उसने जो है वो कोई और भी गड़बड़ी की, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपने सही से इलाज नहीं किया, दवाएं सही समय पे नहीं ली, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो भी ये एंटीबायोटिक्स चल रही होती हैं, इनमें कई तरीके की एंटीबायोटिक्स होती हैं जिन्हें फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक बोला जाता है। फर्स्ट लाइन यानी कि जो प्राइमरी शुरुआती दौर में दी जाती हैं, और कुछ इंजेक्टेबल जो इंजेक्शन के तरीके की दी जाती हैं जिसे सेकेंड लाइन एंटीबायोटिक्स के नाम से जाना जाता है। तो कुछ जब इसमें से तो एंटीबायोटिक्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक, सेकेंड लाइन एंटीबायोटिक दी जाती है। शुरुआती दौर में फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक से काम चलाते हैं। तो होता क्या है कि अगर सही से इलाज नहीं किया, पेशेंट ने इलाज में कुछ कोताही बरती, सही समय दवा नहीं ली, तो ऐसी कंडीशन में कुछ इनमें से एंटीबायोटिक्स होती हैं फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक, जिनके खिलाफ जो बैक्टीरिया होता है वो रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है, यानी कि बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस पर वो एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देती हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसी टीबी को, यानी पेशेंट ने अगर सही से अपना इलाज नहीं किया, सही समय पे दवा नहीं खाई, तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो है उसके शरीर पर काम करना बंद कर देती हैं, यानी उसको वो जीवाणुओं को नहीं मार पाती हैं। और ऐसी कंडीशन में जो बीमारी होती है या ट्यूबरक्लोसिस होती है, उस टीबी को बोला जाता है एमडीआर टीबी कहा जाता है। एमडीआर टीबी यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस, या हिंदी में इसे कहा जाता है, इसका नाम दिया जाता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस को बहु दवा प्रतिरोधी तपेदिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहु दवा प्रतिरोधी तपेदिक कहा जाता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। अगर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस हो गई, यानी कुछ दवाएं इसमें से काम करना पेशेंट के शरीर पर बंद कर देती हैं, तो पेशेंट की हालत गंभीर होने लगती है और फाइनली जो है उसको इलाज दिया जाता है। और फिर उसके बाद उसके केस में कुछ फर्स्ट लाइन कुछ सेकेंड लाइन एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। उन एंटीबायोटिक्स को छोड़ दिया जाता है जो कि शरीर पर अब काम नहीं कर रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो चुका है उन दवाओं को हटा दिया जाता है, सेकेंड लाइन या कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स को यूज किया जाता है जो कि शरीर पर काम करें, शरीर को इस रोग से बचाएं। तो फिर क्या होता है, एमडीआर टीबी के पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं, डॉट्स देते हैं, लेकिन ये डॉट्स ना कहलाकर अब कहलाता है डॉट्स प्लस, यानी कि डॉट्स का डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स प्लस नाम के इलाज को इसको दिया जाता है। अब ये जो डॉट्स प्लस इलाज होता है इसमें वो एंटीबायोटिक्स शामिल होती हैं जो शरीर पर काम कर सकती हैं, सेकेंड लाइन एंटीबायोटिक्स शामिल होती हैं, वो एंटीबायोटिक्स इसके अंदर शामिल नहीं होती हैं जो कि रेजिस्टेंस हो चुकी हैं, जो अब शरीर पर काम नहीं कर रही हैं। डॉट्स का जो इलाज होता है, डॉट्स प्लस जो नाम का इलाज होता है, वो लगभग माना जाता है 18 से 24 महीने तक चलता है। ठीक है, अगर सही सलामत अगर आपने इलाज कर लिया तो ऐसी कंडीशन में आप स्वस्थ हो सकते हैं, पेशेंट स्वस्थ हो सकता है, उसे कोई किसी तरीके की समस्या नहीं होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पेशेंट जो है वो फिर से कुछ ना कुछ दिक्कतें कर देता है, फिर से दवाएं नहीं खाता है, सही समय पे दवाई नहीं खाता, कुछ महीने खाता है उसके बाद छोड़ देता है, कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन डेवलप होती है कि सही से उसका इलाज नहीं होता है या सही से वो दवाएं नहीं खाता है, दवाओं को अवॉइड कर देता है या कुछ दिन दवाएं खाता है फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद छोड़ देता है, तो
अगर ऐसी कंडीशन होती है और फिर जो सेकेंड लाइन एंटीबायोटिक दी गई है, जो पहले तो कुछ एंटीबायोटिक्स काम करना शरीर पर बंद कर दी थी, बाद में कुछ सेकेंड लाइन एंटीबायोटिक जो दी जा रही थी डॉट्स प्लस में, वो भी काम करना शरीर पर कम कर दें या बंद कर दें, यानी कि उस जीवाणु पर असरदार ना हो, तो ऐसी कंडीशन के बाद जो एक डिसीज डेवलप होती है यानी टीबी डेवलप होती है, उसे एक्सडीआर टीबी के नाम से जाना जाता है। एक्सडीआर टीबी यानी एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस या व्यापक रूप से दवा प्रतिरोधी तपेदिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यापक रूप से दवा प्रतिरोधी तपेदिक कहा जाता है या एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जाना जाता है। यह एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज्यादा जानलेवा होती है और कई केसेस में यह टीडीआर में बदल जाती है। टीडीआर का मतलब होता है टोटल ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस, यानी पूर्ण रूप से दवा प्रतिरोधी ट्यूबरक्लोसिस में बदल जाता है और उस पेशेंट को फिर बचाया नहीं जा सकता है, उस पेशेंट की मौत हो जाती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल ट्यूबरक्लोसिस होती है। नॉर्मल ट्यूबरक्लोसिस में अगर डॉट्स यानी एंटीबायोटिक्स के कॉम्बिनेशन का हम इलाज कर लें 6 महीने में तो हम स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो कंडीशन वर्स हो जाती है, खराब हो जाती है और एमडीआर टीबी होती है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस होती है। तब क्या करते हैं हम? फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन एंटीबायोटिक का यूज करके डॉट्स प्लस का इलाज 18 से 24 महीने चलाते हैं। अगर इसको सही से पेशेंट कर लेता है तो सफल मतलब हेल्दी हो जाता है, लेकिन अगर नहीं करता है तो एक्सडीआर टीबी यानी एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस या टोटल ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को हो जाती है और तब इंसान को बचाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अब आप बात करेंगे तो अब आपको एमडीआर, एक्सडीआर, टीडीआर ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि आखिर ये ट्यूबरक्लोसिस जो होती है वो किस प्रकार की होती है, क्या होता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इस न्यूज पर। इस न्यूज पर क्या बात करते हैं कि भैया अब जो है एक विशेष प्रकार की दवाओं का एक कॉम्बिनेशन शुरू किया गया है। ठीक है, कॉम्बिनेशन शुरू किया गया है उन रोगियों के लिए जिनको एमडीआर टीबी हुई है या जिनको एक्सडीआर टीबी हुई है। तो एमडीआर टीबी जिसको हुई है या एक्सडीआर टीबी हुई है उनके लिए दवाओं का एक कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है जिसे बीपीएल के नाम से जाना जाता है। बीपीएल के नाम से जाना जाता है। असल में इस बीपीएल का मतलब होता है दवाओं का नाम है ये। ठीक है, दवाओं का नाम जो इस कंडीशन में एमडीआर टीबी या एक्सडीआर टीबी की कंडीशन में दी जा रही हैं, जिसका कॉम्बिनेशन काफी बेहतर साबित हुआ है। पहले बहुत सारी दवाएं दी जाती थी, अब अगर 3 दवाओं को यानी बेडाक्विलाइन, प्रीटोमेनिड और लाइनजोलिड यानी ये जो 3 दवाएं हैं बीपीएल जिसे कहा जा रहा है, अगर इन 3 दवाओं को अगर एमडीआर टीबी और एक्सडीआर टीबी के पेशेंट को अगर सही तरीके से कुछ महीनों तक दे दिया जाए, तो ये रोज दे दिया जाए, तो ये जो एमडीआर टीबी से पीड़ित मरीज है या एक्सडीआर टीबी से पीड़ित मरीज है वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो सकता है। तो मतलब जहां पर पहले होता क्या था कि बहुत सारी दवाओं को चलाने की जरूरत होती थी, वहां पर अब ऐसा नहीं होता है। मतलब अगर इस तरीके का इलाज किया जाए तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को सही किया जाता था। पहले जो है 18 से 24 महीने जैसे मैंने आपको बताया है कि इलाज चलता था, लेकिन अब अगर हम लोग बीपीएल जो हमने यहां पर जो दवाइयों की बात करी है, अगर इसको यानी बेडाक्विलाइन, प्रीटोमिनिड और लाइनजोलिड नाम के एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन अगर हम 6 महीने तक दे दें, 6 महीने तक दे दें, रोज दे दें, 3 गोलियां दे दें, तो क्या होता है कि जो मरीज होगा एमडीआर टीबी का और एक्सडीआर टीबी का वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा। तो पहले क्या था कि आपको 18 से 24 महीने का इलाज करना पड़ता था और लगभग रोज 14 दवाएं लेनी पड़ती थी। ठीक है, 14 दवाएं तक लेनी पड़ती थी। अब क्या है, ये 3 दवाओं का जो कॉम्बिनेशन की बनाया गया है, इन 3 दवाओं के कॉम्बिनेशन को सिर्फ 6 महीने तक आप ले लीजिए तो एमडीआर या टीडीआर, एक्सडीआर टीबी से पूरी तरीके से स्वस्थ हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है जिससे कि पेशेंट के ऊपर दवाइयों का लोड भी कम पड़ेगा और वो जल्दी से जल्दी सही भी हो जाएगा। इसी वजह से ये जो न्यूज है काफी चर्चा में रही है, यानी कि इलाज को बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतर तरीके से इसको किया जा रहा है। तो ये बहुत जल्दी जो है वो इंडिया में इसको लागू किया जा रहा है और इस पर बात की जा रही है। ठीक है,
अब यहां पर इन्होंने बताया है कि मल्टी ड्रग प्रतिरोधी टीबी, जो मैंने बताई है वही बातें यहां पर है। वे रोगी जिनको आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन के प्रतिरोधी स्ट्रेन से संक्रमित होते हैं, जिन्हें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी कहा जाता है, कि वो जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है वो काम करना बंद कर देती है, तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस होती है। और एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस तब होती है जिसमें क्या होता है, दूसरी पंक्ति के इंजेक्शन वाली दवाओं के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है, जैसे फ्लोरोक्विनोलोन के एवं दूसरी पंक्ति के इंजेक्शन के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो एक्सडीआर टीबी कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। तो ये सब बातें मैंने आपको पहले भी बता दी। तो होप की ट्यूबरक्लोसिस क्या होती है, क्या एमडीआर, एक्सडीआर, टीडीआर, टीबी क्या होती है, वो मैंने आपको बताया। प्लस पहले जो इलाज होता था उसका अब जो है सरल इलाज आ गया है, और धीरे धीरे भारत में इस तरीके के इलाज को जो है प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे कि इलाज जल्दी से जल्दी और सही तरीके से संभव हो सके। तो इसी वजह से ये पूरी न्यूज चर्चा में रही। होप कि आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब बात कर रहे हैं मानो एवियन इन्फ्लुएंजा के विरुद्ध एमआरएनए वैक्सीन का विकास। तो भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में जो मध्यम आय के देश हैं या जो निम्न आय के देश हैं, उनमें पूरी दुनिया में एमआरएनए वैक्सीन की बात चल रही है। एमआरएनए वैक्सीन किसके लिए लगाई जा रही है? मानो एवियन इन्फ्लुएंजा यानी H5N1 वायरस के विरुद्ध, यानी एक ऐसा इन्फ्लुएंजा जो कि आपके इन जो ये इस तरीके से एवियन यानी कि पक्षियों में होता है इन्फ्लुएंजा, और पक्षियों से होते हुए हमारे शरीर यानी मानव के अंदर फैलता है और मानव की जान ले सकता है, ऐसा इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो ऐसे इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन बनाई जा रही है, और वो वैक्सीन कैसी होगी? आपके एमआरएनए वैक्सीन होगी। तो इस एमआरएनए वैक्सीन को बनाने का प्रोग्राम पूरी दुनिया में चल रहा है, और साथ ही साथ इनको मान्यता दी जा रही है, जिससे क्या हो कि जो अल्प आय वाले देशों या मध्यम आय वाले देशों, वहां पर इस बीमारी से, इस इन्फेक्शन से, जो मानो एवियन इन्फ्लुएंजा है, इस इन्फेक्शन से बचा जा सके, और इस बीमारी को से मरने वालों या इनसे प्रभावित होने वालों को कम किया जा सके। अब बात यहां पर आती है कि न्यूज़ क्या है? वही जो मैंने आपको न्यूज़ बताई कि हाल ही में निम्न और मध्यम आय वाले देशों में निर्माताओं के लिए मानव एवियन इन्फ्लुएंजा मैसेंजर आरएनए वैक्सीन के विकास और पहुंच में तेजी लाने के उद्देश्य एक नई परियोजना शुरू की गई है। यह कार्य कौन कर रहा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के एमआरएनए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम एमटीटीपी के माध्यम से किया जाएगा, जो महामारी इन्फ्लुएंजा तैयारी ढांचे के तहत संचालित कार्य का पूरक होगा। मतलब ये काम जो करवा रहा है वो WHO करवा रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करवा रहा है, जो पूरी दुनिया में क्या करना चाहता है कि एमआरएनए वैक्सीन को लगवाकर पूरी दुनिया में इस इन्फ्लुएंजा के इस बीमारी से बचाव का कार्य जो है वो किया जा सके, और लोगों को इस वैक्सीन की मदद से उनकी जान बचाई जा सके। अब बात यहां पर सवाल उठता है कि सर ये एमआरएनए वैक्सीन क्या होती है? तो एमआरएनए वैक्सीन समझिएगा क्या होती है। होता क्या है बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा कि हमारी जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, उन सेल्स में होते हैं हमारे गुणसूत्र। ठीक है, गुणसूत्र होते हैं यानी क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये जो गुणसूत्र होते हैं, ध्यान से समझिएगा, इन गुणसूत्रों पे मौजूद होते हैं, ये गुणसूत्र बनते हैं हमारे डीएनए से। ठीक है, डीएनए से बनते हैं, और ये डीएनए का छोटा छोटा भाग जो होता है कहलाता है हमारे शरीर में जीन। ठीक है, क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। जीन जो है वो क्या करता है, एक विशेष प्रकार के एमआरएनए की मदद से, यानी एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए की मदद से हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन का निर्माण करवाता है। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करवाता है, और ये जो प्रोटीन होते हैं यही हमारे शरीर के लक्षणों के विकास के लिए, यानी हमारे शरीर में जो भी कुछ बन रहा है, कोई भी प्रोटीन हमारे शरीर में बन रहा है, किसी भी तरीके का हार्मोन, एंजाइम, प्रोटीन, जो कुछ भी हमारे शरीर में बन रहा है, वो सब के सब क्या होते हैं? हार्मोन है, एंजाइम है। ठीक है, कोई भी हमारे शरीर के कोई भी लक्षण है, वो सब जो है प्रोटीन से बने हुए हैं, और ये जो प्रोटीन होता है ये एमआरएनए बनवाता है कुछ आरएनए की मदद से, जिसमें टीआरएनए और आरआरएनए शामिल होते हैं। ठीक है, उनकी मदद से एमआरएनए क्या करता है? प्रोटीन बनवाता है। किसके निर्देशानुसार बनवाता है? जीन के निर्देशानुसार बनवाता है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस होती है हमारे शरीर में। जो भी प्रोटीन शरीर में बन रहा है वो असल में वो प्रोटीन एमआरएनए की वजह से बन रहा है। और ये कैसा प्रोटीन बनेगा, ये
चीज को निर्देशित कौन कर रहा है? जीन कर रहा है। तो होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से एमआरएनए लैब में तैयार करते हैं। कुछ ऐसे एमआरएनए तैयार करते हैं, आर्टिफिशियल कृत्रिम एमआरएनए जो है साइंटिस्ट तैयार करते हैं लैब के अंदर, जो हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, एक ऐसा एमआरएनए या हमारी कोशिकाओं में ऐसा एमआरएनए डाल दिया जाता है जो एमआरएनए एक विशेष प्रकार की प्रोटीन बनवाता है। और ये प्रोटीन क्या होती हैं? एंटीजन प्रोटीन होती हैं। ठीक है, एंटीजन प्रोटीन होती हैं, यानी उस एवियन इन्फ्लुएंजा से संबंधित प्रोटीन होती हैं। ठीक है, तो अब क्या किया वैज्ञानिकों ने, लैब के अंदर एक विशेष प्रकार का एमआरएनए बनाया। ये एमआरएनए हमारे शरीर के अंदर वो प्रोटीन बनवाएगा जो कि एवियन इन्फ्लुएंजा से संबंधित एंटीजन होता है। और जब ये एंटीजन प्रोटीन हमारे शरीर में बनती है, ठीक है, कहां पे, फिर से समझ लीजिए, लैब के अंदर हमने एमआरएनए बनवाया। एमआरएनए जो है वो हम कोशिका के अंदर डाल देते हैं, यानी हमारे शरीर के अंदर डाल दिया जाता है। और जब ये लैब से बना हुआ एमआरएनए हमारे शरीर के अंदर डाल दिया जाएगा तो ये एमआरएनए हमारी कोशिकाओं के अंदर एंटीजन प्रोटीन बनाएगा, मानो एवियन इन्फ्लुएंजा से संबंधित प्रोटीन बनाएगा। और इस प्रोटीन के बनने से ये प्रोटीन जब हमारे शरीर में बनेगा तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म होगा, हमारी बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी, इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी क्रिएट करेगी। ठीक है, क्या बनाएगी? एंटीबॉडी क्रिएट करेगी। और ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को खत्म करने का काम करेगी। अब इस एंटीजन को तो ये खत्म कर देगी ये एंटीबॉडी, लेकिन ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में रह जाएगी। ठीक है, काफी समय तक रह जाएगी। तो कभी भी अगर मानो एवियन इन्फ्लुएंजा से संबंधित कोई भी वायरस हम पर अटैक करता है तो ये जो एंटीबॉडी इसको मारने के लिए बनी थी, ये हमारे शरीर के अंदर रहेगी। और जैसे हम पर H5N1 वायरस का अटैक होगा, ये एंटीबॉडी जो पहले से मौजूद होगी, जो हमने वैक्सीन के तौर पर हमारे शरीर में डाला था, ठीक है, वो एंटीबॉडी हमारे एंटीजन जो H5N1 वायरस जब हम पर अटैक करेगा तो उस पर अटैक करके उसे मारकर और उसको तुरंत खत्म कर देगी। और ये बीमारी यानी कि H5N1 जो बीमारी का इंफेक्शन है वो हमेशा हमारे शरीर को नहीं हो पाएगा। तो मतलब यहां पर यह हुआ कि हम क्या करेंगे कि H5N1 से संबंधित एमआरएनए हमारे शरीर के अंदर वैक्सीन के रूप में, ठीक है, वैक्सीन के रूप में हमारे शरीर के अंदर डालेंगे। और जब हम वैक्सीन के रूप में एमआरएनए हमारे शरीर में डालेंगे तो ये एमआरएनए हमारे शरीर में एंटीजन प्रोटीन्स को बनवाएगा। ये एंटीजन प्रोटीन मानो एवियन इन्फ्लुएंजा से संबंधित होगी और इसके खिलाफ क्या होगा, एंटीबॉडी हमारे शरीर में बन जाएगी, जो फ्यूचर में होने वाले इंफेक्शन यानी H5N1 के इंफेक्शन से हमें बचाने का काम करेगी। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके की जो वैक्सीन होगी, जिसमें हम लैब्स में जो तैयार एमआरएनए हमारी बॉडी में डालेंगे, इस तरीके की जो वैक्सीन होगी, इसे ही एमआरएनए वैक्सीन कहा जा रहा है। ये एमआरएनए वैक्सीन काफी किफायती है, काफी जो है वो मतलब कह सकते हैं कि काफी इफिशिएंट है। इस वजह से इस तरीके के वैक्सीनेशन पर पूरी दुनिया में काम चल रहा है। और ये इस तरीके का वैक्सीनेशन जो है अगर हो जाता है तो हम कई बीमारियों का जो है वो से बचाव कर सकते हैं। तो होप कि आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी कि एमआरएनए वैक्सीन क्या होती है, ये एमआरएनए वैक्सीन कैसे बनाई जाती है, और जब इसको बॉडी में डाला जाएगा तो हमारी बॉडी में किस तरीके से ये व्यवहार करेगी। ठीक है, ये एंटीजेंस बनाएगी जिसके खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाएंगी, और यही एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर मौजूद रहेंगी। तो कभी भी रियल इंफेक्शन होगा तो उससे हम बचाव कर सकें, हमारा शरीर बच सकेगा। तो होप कि ये बात बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। ठीक है, अब एवियन इन्फ्लुएंजा क्या होता है? H5N1 वायरस से होता है। ये बर्ड फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी को बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है। यह बीमारी जो है पक्षियों में गंभीर श्वसन रोग का कारण बनती है और यह मानव को भी संक्रमित कर देती है। तो मानव को भी संक्रमित कर देती है और जानवरों को भी संक्रमित कर देती है, यानी कि जो ये आपके जो पोल्ट्री फार्म से हम लोग अंडे या चिकन वगैरह खाते हैं तो उससे भी ये इन्फेक्शन हमारे मानव के अंदर आ सकता है। ठीक है, और पहली बार इस तरीके का जो मतलब मानव के अंदर जो संक्रमण की पहली बार जो रिपोर्टिंग की गई थी 1997 में की गई थी। हांगकांग में पोल्ट्री प्रकोप के दौरान रिपोर्ट किया गया था, जिसमें इस बात का पता चला था कि भैया जो ये पक्षी होते हैं, जब ये इन्फेक्ट होते हैं तो इंसान भी इससे इन्फेक्ट हो सकता है, उनकी भी जान जा सकती है। इसके उपचार के लिए एंटीवायरल ओसेल्टामिविर नाम की दवा दी जाती है। एंटीवायरल दवा दी जाती है इसके इलाज के लिए। ठीक है, तो इलाज के लिए जो दवा दी जाती है वो एंटीवायरल थेरेपी दी जाती है और उसका नाम है ओसेल्टामिविर। ठीक है,
टीके भी अवेलेबल हैं, लेकिन आसानी से ये टीके जो हैं यानी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। अब जो है वो जो वैक्सीन डेवलप की जा रही है mRNA वैक्सीन, वो अगर पूरी दुनिया में अवेलेबल हो गई तो इससे बहुत सारे लोगों की जान को बचाया जा सकता है। ठीक है, तो होप कि मेरे बच्चों ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग चांदी। आज जो हम लोगों के यहाँ करंट अफेयर है ज्यादातर रिलेटेड है हमारे आज हेल्थ से ही रिलेटेड करंट अफेयर इस हफ्ते काफी चर्चा में रहा। तो तीसरी जो न्यूज है वो भी आपके हेल्थ से ही रिलेटेड है। चांदीपुरा वायरस एवं वायरल इंसेफेलाइटिस इस वक्त गुजरात में लगभग 73 लोगों की, पिछले हफ्ते तक जब तक कि इसकी रिपोर्ट आई है, लगभग 73 लोगों की जान लेने में ये जान ले चुका है। गुजरात जैसे गुजरात महाराष्ट्र के एरिया में लगभग 73 लोगों की जान ले चुका है चांदीपुरा वायरस और वायरल इंसेफेलाइटिस जो रोग है। अब चांदीपुरा वायरस की अगर बात की जाए तो चांदीपुरा जो वायरस है ये इंडिया में ही खोजा गया था। भांडरा डिस्ट्रिक्ट में इसे सबसे पहले डायग्नोस किया गया था इस वायरस को 1965 में। तब से जो है ये जो है चांदीपुरा वायरस जो है वो पूरे इंडिया में इंडिया क्या पूरी दुनिया में फैलकर जो है वो काफ़ी गंभीर समस्या उसने उत्पन्न करी है। ये जो चांदीपुरा वायरस की अगर बात की जाए तो ये जो है ये आपका एक सैंड फ्लाई होती है उससे फैलता है। तो ये वायरस जो फैलता है चांदीपुरा वायरस जो डिजीज होती है वो सैंड फ्लाई नाम की एक छोटी सी मक्खी होती है, उस सैंड फ्लाई से बोलते हैं, उससे ये फैलती है। जब ये इंसान को काटती है तो फिर इंसानों के अंदर इस वायरस को फैलाने का काम करती है। ठीक है, लगभग 15 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये ज्यादा प्रभावित करती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? रात में बहुत तेजी से फीवर आता है, बहुत तेजी से बुखार चढ़ता है रात के अंदर। इसके अलावा पूरी शरीर में ऐंठन होती है। ठीक है, पेट में जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, लूज मोशंस वगैरह होने लगते हैं और साथ ही साथ वॉमिटिंग यानी कि उल्टी होने लगती है। ठीक है, इसका कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और अगर जब बुखार उखार आता है तो उसके बुखार उखार को कम करने की कोशिश की जाती है। बाकी कोई भी स्पेसिफिक दवा चांदीपुरा वायरस इन्फेक्शन की नहीं अवेलेबल है। अगर ये सीवियर हो जाता है तो लोगों की या बच्चों की जान चली जाती है। तो ये एक खतरनाक स्थिति है किसके बारे में? चांदीपुरा वायरस की बारे में। ठीक है, अब सीधी सी बात है, ये जो चांदीपुरा वायरस फैलता तो है सैंड फ्लाई से, लेकिन ये मच्छरों, इसके जो वायरस होते हैं, खास बात मैं आपको बता रहा हूं, ये वैसे फैलता है सैंड फ्लाई से, एक प्रकार की मक्खी, छोटी मक्खी होती है, उससे फैलता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं इसकी असल बात, तो इसके वायरस जो अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं, यानी अपने बच्चे जो पैदा करते हैं, ठीक है, अपने आप को जो डबल करने का काम करते हैं, वो मक्खियों के अंदर ना करके मच्छरों के अंदर करते हैं। ठीक है, तो इसमें मच्छर भी इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, और इसको संचारित करने में, इसको इस इंफेक्शन को फैलाने में इनका बहुत ज्यादा योगदान होता है। तो कौन से मच्छर होते हैं जो इनमें इनके जिनके अंदर ये वायरस काफी डुप्लीकेट करता है? एडीज एजिप्टी नाम का मच्छर होता है जो कि डेंगू को फैलाता है। तो डेंगू वाले मच्छरों के अंदर ये वायरस जो है अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं, अपने बच्चों को पैदा करते हैं या अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि मक्खी, सैंड फ्लाई और मच्छर दोनों इस बीमारी को फैलाने में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और ये बात आपको मैंने बता ही दी है कि 15 साल से छोटे बच्चों को ज्यादातर ये प्रभावित करती है। ठीक है, इसके अलावा एक बीमारी और फैली हुई है, वायरल इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस में सिंपल सी इंसेफेलाइटिस, आइटिस कहीं पर लग जाए तो इसका मतलब समझा करें सूजन हो जाना। अगर कहीं पर भी आइटिस लास्ट में लग जाए तो समझ लिया कीजिए वहां पर सूजन है। जैसे अगर आपको बोल दिया जाए कंजक्टिवाइटिस, तो आंखों के अंदर कंजक्टिवा होती है, उसके अंदर सूजन हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर कह दिया हेपेटाइटिस यानी कि लिवर के अंदर सूजन, ठीक है, पेंक्रेटाइटिस, पेंक्रियास के अंदर सूजन, तो कहीं पर भी अगर लास्ट में आइटिस लगे तो समझ लीजिए कि सूजन का मामला है। तो क्योंकि यहां पर इंसेफेलाइटिस है, इंसेफेलॉन जो है पार्ट है ब्रेन का, यानी कि हमारे मस्तिष्क का भाग है, तो मस्तिष्क में होने वाली सूजन यानी मस्तिष्क के एक भाग इंसेफेलॉन में सूजन हो जाती है। इसके अंदर कुल मिलाकर अगर सिंपल भाषा में कहें तो इंसेफेलाइटिस में सूजन हो जाती है, कहां की? ब्रेन की सूजन हो जाती है, मस्तिष्क की सूजन हो जाती है। तो इसे हम लोग बोलते हैं
इंसेफेलाइटिस। तो इंसेफेलाइटिस किससे होता है? इंसेफेलाइटिस का मतलब क्या होता है? ब्रेन में सूजन यानी मस्तिष्क में सूजन। और अगर यही इंसेफेलाइटिस वायरस से होती है तो इसे वायरल इंसेफेलाइटिस के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है? वायरल इंसेफेलाइटिस के नाम से जानते हैं। इसे एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये जरूरी नहीं सिर्फ वायरस से ही हो, ये कभी कभी ये इंसेफेलाइटिस बैक्टीरिया से भी होती है, कवक से भी होती है, परजीवियों से भी होती है, साइरोकेट से भी होती है। बहुत सारे रसायन, बहुत सारे हार्मफुल मटेरियल, बहुत सारे केमिकल से भी ये सूजन ब्रेन के अंदर पाई जाती है। और और अगर किसी को ये वायरल इंसेफेलाइटिस हो जाती है या किसी भी तरीके की इंसेफेलाइटिस हो जाती है, ब्रेन में सूजन हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, जो भी प्रभावित होता है, खास करके ये बच्चों में होती है, ठीक है। खास करके जापानीज इंसेफेलाइटिस आपने नाम सुना होगा, तो उसमें जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस से वो बीमारी होती है। खास करके उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर जो उत्तर प्रदेश है, वहां पर यह बीमारी बहुत ज्यादा फैली थी, बहुत चर्चा में थी कुछ सालों के पहले। तो वो जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस से होती है। तो कुल मिलाकर वायरल इंसेफेलाइटिस कई तरीके के कारणों से हो सकता है। खास करके ये बच्चों को प्रभावित करता है, खास करके 5 साल से छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। और ऐसे केसेस में बच्चों को बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर बच्चा बच जाए, अगर बच्चे की जान बच भी जाती है, उसके इलाज कर लिया जाता है, तो उनको जिंदगी भर लर्निंग चैलेंजेस होते हैं, यानी वो सही से चीजों को सीख नहीं पाते हैं। इसके अलावा अपने कोऑर्डिनेशन, पूरी मतलब हर चीज को समझना, सोचना उनके लिए थोड़ा दिक्कत भरा होता है। इसके अलावा उनके शरीर में कोऑर्डिनेशन, चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है। उनकी आंखें जो है वो सही से, विजन चैलेंज हो जाता है, उनको सही से दिखता नहीं है, उनको मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, और साथ ही साथ उनके ब्रेन में पानी भर सकता है, ठीक है। तो बच्चा या तो बचेगा नहीं, और अगर बच भी जाएगा तो उसको जिंदगी भर ये सब समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, अगर उसे जापानी वायरल इंसेफेलाइटिस हुई है या किसी भी प्रकार की इंसेफेलाइटिस अगर उसको हुई है। इसका इलाज जो है वो वही है, क्या कहते हैं, सिम्टोमेटिक होता है, कि जैसा अगर बीमार हो बच्चा तो उसको सिम्टम जो आते रहें उसको दवाएं देते जाएं, बाकी कोई स्पेसिफिक इलाज या दवा नहीं है। वैक्सीनेशन कुछ केसेस में अवेलेबल है, जैसे जापानीज इंसेफेलाइटिस के वैक्सीन अवेलेबल हैं, उनमें हो जाता है। लेकिन बहुत सारे इंसेफेलाइटिस के केसेस में जो है वो वैक्सीनेशन भी काम नहीं करता है। इसके अलावा एक नेक्स्ट बीमारी है आजकल, सिलिकोसिस नाम की बीमारी इस हफ्ते काफी चर्चा में रही। क्यों चर्चा में रही? क्योंकि सिलिकोसिस नाम की जो बीमारी होती है वो असल में सिलिका जो हमारे ये धूल में पाई जाती है, सिलिका डस्ट पाई जाती है, रेत में पाई जाती है। कहीं पर भी, कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं पर भी कोई बिल्डिंग खड़ी हो रही है, तो वहां पर जो बिल्डिंग मटेरियल होता है, जो जिससे बिल्डिंग बनाई जाती है, हमारे ये जो क्या कहते हैं, रेत होती है, चूना होता है, पत्थर होता है, इसके अलावा जो सीमेंट होती है, तो इनमें सिलिका पाई जाती है। तो ये जो सिलिका जहां जहां पाई जाती है, ये सिलिका हवा से होते हुए, हमारे नाक से होते हुए हमारे फेफड़ों में पहुंच जाती है, और फेफड़ों में धीरे धीरे इकट्ठा होती जाती है। तो जो लोग ऐसी जगहों पर काम करते हैं जहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा होता है, घर बन रहे होते हैं, बिल्डिंगें बन रही होती हैं, जो ऐसी जगह पर जहां पर जो है वो पत्थर काटे जा रहे होते हैं, ठीक है, या फिर वहां पे काम करते हैं जो कि खदानों में काम करते हैं, यानी कि जो मतलब किसी तरीके की जो खान है उसमें से खदानों में काम करते हैं, या जो डेंटल सर्जन है, जो दांतों के डॉक्टर हैं, वो हमेशा जो है वो दांत बनाने का काम करते हैं, सही से वो जो है मास्क वगैरह नहीं पहनते हैं, तो उनको ये समस्या। तो इसका मतलब कि जो लोग इस तरीके के काम से जुड़े हैं जहां पर सिलिका डस्ट उनको प्रभावित कर सकती है, सिलिका की धूल जो है उनको प्रभावित कर सकती है, यह देखा गया है कि उनके शरीर में धीरे धीरे ये सिलिका उनके लंग्स में, उनके फेफड़ों में इकट्ठा होती रहती है, और एक वक्त आता है 15 से 20 साल तक का वक्त लग सकता है उस सिलिका को पूरी तरीके से हमारे लंग्स में पूरी तरीके से जमने। वो धीरे धीरे जमती रहती है, और 15 से 20 सालों के अंदर वो इतनी ज्यादा जम जाती है कि हमारे जो फेफड़े होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, और उनमें जो है ऑक्सीजन की वहन क्षमता कम हो जाती है, और पूरा फेफड़ा खराब हो जाता है, और उस इंसान की मौत हो जाती है, और इसका कोई इलाज भी नहीं होता है। तो
तो इस बीमारी को सिलिकोसिस के नाम से जानते हैं। तो सिलिकोसिस एक प्रगतिशील बीमारी है, यानी प्रोग्रेसिव डिसीज है, एक दिन में नहीं होती। अगर मान लीजिए कहीं पर आप मौजूद हैं, कहीं पर बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो आप अगर वहां पे 2-4 दिन से या 10-20 दिन रह लेते हैं तो ऐसी समस्या नहीं देखने को मिलती है अक्सर। लेकिन जो लोग रेगुलर ऐसी कंडीशंस में रहते हैं, ठीक है, हमेशा ऐसे काम ही उनका है कि वो हमेशा सिलिका डस्ट को अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं, तो वहां पर ये समस्याएं देखी जाती हैं और 10-20 सालों के बाद जो है 10-20 वर्ष में ये उनके लिए जानलेवा साबित हो जाती है। ठीक है, तो इसी रिलेशन को, यानी कि जो लोग ऐसे वर्क में हैं और उनको कैसे सिलिकोसिस नाम की बीमारी हो जाती है, इन दोनों यानी वर्क प्लस सिलिकोसिस नाम की बीमारी के कनेक्शन को, इनके संबंध को अभी इसी हफ्ते एक रिपोर्ट में छापा गया है, जिसका नाम दिया गया है, उस रिपोर्ट का नाम दिया गया है रिलेशनशिप बिटवीन कम्युलेटिव सिलिकॉन एक्सपोजर एंड सिलिकोसिस, अ सिस्टमैटिक रिव्यू एंड रिस्पॉन्स मेटा एनालिसिस शीर्षक नाम से ब्रिटिश मेडिकल जर्नल थोरेक्स में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है। तो कैसे जो सिलिकोसिस नाम की बीमारी है और जो सिलिका से संबंधित किसी भी मतलब रोजगार में अगर जो है वो इन्वॉल्व है, उन लोगों को जो ये बीमारियां होती हैं, उन तो एग्जैक्टली क्या कनेक्शन है सिलिकोसिस का उन ऐसे उद्योगों या ऐसे लोगों को जो कि सिलिका से संबंधित रोजगार में इन्वॉल्व हैं, तो उसी संबंध को बताने, उसी की सीवियरिटी को बताने, वो कैसे उनको प्रभावित करता है वो बीमारी, ये सब बताने के लिए ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। ठीक है, अब आप उसके जो लंग्स होते हैं वो लंग्स इस तरीके के हो जाते हैं, बहुत खतरनाक। जिन लोगों को सिलिकोसिस होती है, पूरा लंग ऐसे, फेफड़ा जो है वो काला हो जाता है। ये देख रहे हैं, ये एक्सरे रिपोर्ट है जिसमें पूरा फेफड़ा क्या है वो काला हो चुका है। इस पूरे अंदर फेफड़े के अंदर सिलिका भर गई है। देख रहे हैं, अगर उसको ये पूरा ये सिलिकोसिस से प्रभावित फेफड़ा आपको सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है, पूरा फेफड़ा काला हो चुका है, पूरे में सिलिका भर गई है और इंसान की, पेशेंट की मौत हो जाती है। तो ओवरऑल इस हफ्ते बच्चों पूरी जो ज्यादातर जो बहुत चर्चा में विषय रहे हैं वो ज्यादातर हेल्थ से संबंधित रहे हैं। सारी चीजों को मैंने पूरा समझाने का आपको प्रयास किया कि आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आ जाएं। होप कि आपने शानदार तरीके से इसे समझा होगा। नेक्स्ट वीक में नई जो करंट अफेयर है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ करंट अफेयर है, उसको लेकर मैं फिर हाजिर होता हूं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।